ठीक है, तो अब हम लोग तीसरे दिन का हिस्सा इसका देखना है, कल जहाँ रोका गया था। भाई पार्ट 2 हम लोगों का कल कवर हो गया था। अब ये पार्ट 3 जो है, मतलब तीसरे दिन का पार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसमें कल एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट एज ए होमवर्क छोड़े थे, पहले उसको देख लिया जाए। ये क्वेश्चन आपका एज ए होमवर्क था कल। अब इसको करना क्या था, लिखा है 3 संख्याएं 3 संबंधे 2 संबंधे 5 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 1862 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो ये जो तीनों संख्याएं हैं 3, 2, 5 के अनुपात में, इनके वर्गों का योग 1862 दिया है। तो अगर ये संख्याएं संबंधे 2 संबंधे 5 के अनुपात में है, तो पहली संख्या को हम यहाँ से कह सकते हैं 3x, तो दूसरी 2x और तीसरी 5x। तो अनुपात के हिसाब से अगर पहली संख्या 3x है और उनके वर्गों का योग कह रहा है, तो 3x का आप वर्ग करोगे तो 9x स्क्वायर होगा, फिर प्लस दूसरी संख्या 2x है तो उसका वर्ग करोगे 4x स्क्वायर होगा, और प्लस तीसरी संख्या 5x है तो 5x का वर्ग करोगे आप 25x स्क्वायर होगा। जब भी स्क्वायर की बात आएगी या गुणनफल की बात आएगी अनुपात के सेक्शन में, तो वहाँ x लेना कंपलसरी है, ये ध्यान रख के चलिएगा आप। तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया, 2x का 4x स्क्वायर और 5x का 25x स्क्वायर। इनका योगफल, तो इनको आप जोड़ दो, 25 4 29 और 29 प्लस 9 38। तो इनका योगफल 38x स्क्वायर हो रहा है, और क्वेश्चन में इन्होंने इनका वर्गों का योगफल 1862 है, तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं 1862 के। अब आप इसे हल्का सा कैलकुलेट कर लो, 2 से काट दो 38 को 19, और 2 से इसको, दोनों 18, 2 3 6 और फिर 2 1 2, और 19 से फिर इनको काट दो, 19 76 17 19 9 171, 49 बार में। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो एक्स का मान 7 होगा। तो हमें ये पता चल गया कि एक्स का मान 7 है। पूछा क्या है कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी 3x 2x 5x में यही 2x सबसे छोटी होगी, और x का मान 7 आया है, तो सबसे छोटी संख्या सीधे 2 गुणे 7 मतलब 14 होगी। तो सबसे छोटी संख्या 14 है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका आंसर है। अगर यही पूछा होता इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो 3x 2x 5x में सबसे बड़ी 5x है, तो हम लोग 5x का मान यानी 5 सते 35 होता। कंफर्म? ये डाउट नहीं किसी को? तो घर पे ही लगाना था, उम्मीद की जाएगी सही रहा होगा। अब आ जाइए आज की बात पे। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो, तो लिखा गया है कि 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन उपलब्धियां बराबर हैं, पर उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को मूल वेतन का 80% ये भाव होगा भत्तों के रूप में मिलता है। तो क्या पूछा जा रहा, पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से अनुपात क्या होगा। ये मामला है कि 2 व्यक्ति हैं जिनकी संपूर्ण वेतन बराबर है, और एक को मूल वेतन का 65% भत्ता मिलता है और दूसरे को मूल वेतन का 80% भत्ता मिलता है। उन पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से अनुपात, तो मूल वेतन किसी का भी परसेंटेज में 100% माना जाएगा, और मूल वेतन प्लस भत्ता मिला करके संपूर्ण वेतन होता है। मूल वेतन और भत्ता जोड़ करके कुल वेतन माना जाता है। जैसे आप देखते हो कि कोई वैकेंसी भी आती है तो उसमें लिखता है मूल वेतन इतने से इतने तक। अब उतना मूल वेतन ही खाली मिले तो काम नहीं चलेगा, वो जो डीए टीए भत्ता वगैरह जुड़ जाता है वही होता है। जैसे हर साल महंगाई भत्ता केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार बढ़ाती है सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो वही भत्ते बढ़ते जाते हैं, वेतन बढ़ता जाता है। तो मामला वही कह रहा है कि पहले व्यक्ति को मूल वेतन का 65% भत्ता मिलता है
और दूसरे व्यक्ति को उसके मूल वेतन का 80% भत्ता मिलता है, फिर भी दोनों का वेतन बराबर है, तो कह रहा पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से आप अनुपात बताओ। तो पहले व्यक्ति का, पहले को हमने 1 लिख लिया है, दूसरे को 2 लिख लिया है। तो पहले व्यक्ति को अगर 65% भत्ता मिल रहा है और मूल वेतन हम 100% लेके चलें, तो कुल वेतन 100 + 65 165% हो जाएगा पहले व्यक्ति का। तो पहले व्यक्ति का संपूर्ण वेतन 165% हो गया, और ये बराबर है दूसरे व्यक्ति के संपूर्ण वेतन के। और दूसरे व्यक्ति को भत्ता कितना मिल रहा, 80%, तो उसका संपूर्ण वेतन 100 + 80 180% हो जाएगा। तो दूसरे व्यक्ति का संपूर्ण वेतन 180%। अभी दोनों का संपूर्ण वेतन पहले लाइन में कहा है कि संपूर्ण वेतन उपलब्धि बराबर है, तो हमने बराबर लिख रखा है। अब पहले के मूल वेतन का दूसरे के मूल वेतन से अनुपात बताना है, तो बस आप दोनों तरफ परसेंटेज को काट दो, 5 से इनको, 5 × 15 5 × 15 33, और 5 से 5 × 15 3 30 5 6 30, और अभी 3 से कट सकता है, 3 से 33 को काट दो 11, और 3 से 36 को काट दो 12। पहला यहीं रहने दो आप, दूसरे को इधर लाओ बटे दूसरा, और बराबर 12 आप वहीं रहने दो, 11 को इधर भेज दो बटे 11। तो पहले बटे दूसरे को हम पहला व्यक्ति संबंधे दूसरा व्यक्ति लिख सकते हैं, और 12 बटे 11 को 12 संबंधे 11, यानी दोनों व्यक्तियों के मूल वेतन का अनुपात 12 संबंधे 11 होगा। और 12 संबंधे 11 चौथा विकल्प है, शिफ्ट हो गया है डी वाला। कंफर्म, मतलब बिल्कुल सिंपली वर्क करना। अब आइए आप अगले क्वेश्चन पे। जल्दी रहे। देखो आप इसे, तेजी से नोट करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने लिखा है कि 2430 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। किस तरीके से कि यदि उनके हिस्से के क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया तथा 15 रुपया कम कर दिया जाए, मतलब तीनों में से ए, बी, सी तीनों में से 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया क्रम से कम कर रहे हैं, मतलब ए के हिस्से से 5 रुपया कम करना, बी के हिस्से से 10 रुपया और सी के हिस्से से 15 रुपया। और जब कम कर देते हैं तब कह रहे हैं बची हुई राशि का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 5 होता है। तो बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा हमें बताना है। तो आप देखो यहाँ अनुपात के हिसाब से तीनों का मिला के कम करने के बाद 3 4 5 जो क्वेश्चन में है, तीनों जोड़ दीजिए, 3 4 7 5 12 होगा। तो अनुपात के हिसाब से तीनों का मिला के 12 हो रहा है, और क्वेश्चन में जो दिया है कुल रुपया वो 2430 रुपया है टोटल, लेकिन 2430 में से इनके हिस्से के 5 10 15 कम किए गए हैं, तब वो अनुपात बना है। तो 2430 में से तीनों घटा दो आप, तो 5 और 10 15 और 15 30, तो 2430 में से 30 घटा दो, चूंकि ये तीनों जोड़ के 30 रुपया हो रहा है। तो 2430 में से 30 रुपया घटा देंगे तो 2400 होगा ना, यानी घटाने के बाद बची हुई राशि जो होगी तीनों की मिला के वो 2400 होगी यहाँ से, और अनुपात के हिसाब से तीनों की मिला के 3 4 7 5 12 हो रही है तीनों जोड़ के। तो इसलिए 12 बराबर हम लिख लेंगे 2400, ये तीनों जोड़ के अनुपात में 12 हो रहा है। अब क्वेश्चन से तीनों का 2430 है, लेकिन वो कम किया गया है 5 10 15, तो कम कर दे रहे हैं 30 रुपया और तीनों, तो 2400 बच रहा है। तो 12 बराबर 2400। अब हमसे किसका हिस्सा इन्होंने पूछा है, बी का हिस्सा, और बी का हिस्सा अनुपात में दूसरा वाला 4, यानी 4 बराबर। अगर 12 का मान 2400 है तो 4 का मान 4 गुणे 2400 बटे आपका है 12। आप डिवाइड करो 12 से, 12 दूना 24, 200 गुणे 4 800। तो बी का हिस्सा 800 आया कम करने के बाद। तो कितना कम किया गया बी के हिस्से से, 10 रुपया।
भाई ए से 5 रुपया, बी से 10 रुपया, सी से 15 रुपया। तो बी के हिस्से से जब 10 रुपया कम कर दिया गया है तब 800 रुपया मिला है। तो फिर बी का हिस्सा होगा कितना मूल रूप में? 800 में वो 10 जोड़ दो, यानी फाइनल आंसर 810 होगा। और 810 का विकल्प देखो नहीं है, यानी पांचों वाला लगेगा, इनमें से कोई नहीं। जो लोग ध्यान नहीं देंगे वो चौथा ऑप्शन मार देंगे 800, कहेंगे 800 आ गया है, लेकिन वही गलत हो जाएगा। पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 का। ठीक है, तो आंसर इनमें से कोई नहीं लगेगा क्योंकि 810 आ रहा है। कोई डाउट अभी भी? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनको नोट करिए, प्रयास करिए। आ गया होगा, देखिए। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने लिखा, यह दे रखा सरस्वती विद्या मंदिर में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:5 है। ठीक है, 5 है। और आगे कह दिया यदि वहां कुल 320 लड़कियां पढ़ती हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कियों की संख्या क्वेश्चन में 320 बता रहा है, और अनुपात लड़के और लड़कियों का, बॉयज और गर्ल्स का 16:5 है। मतलब अनुपात के हिसाब से लड़कियां 5 हैं और क्वेश्चन के हिसाब से लड़कियां 320 हैं। तो हम कह सकते हैं अनुपात के जो 5 की वैल्यू है वो बराबर है 320 के, क्योंकि यहाँ 5 लड़कियां दिख रही हैं अनुपात में, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 320 लड़कियां पढ़ती हैं, तो 5 बराबर 320। अब हमसे पूछा गया कुल विद्यार्थी, ये कह रहे हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थी मतलब लड़कियां मिला के, तो अनुपात में लड़के 16, लड़कियां 5, तो दोनों मिला के 16 5 21 होंगे। तो अनुपात के हिसाब से कुल विद्यार्थी 21 हो रहे हैं, तो 21 बराबर कितना होगा? तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 21 गुणे 320 और बटे आपका है 5। आप डिवाइड कर लो, 5 छके 30, 5 चौक 20, 64 का 21 में गुणा, 21 चौक 84 को 4 8, और 21 छके 126 प्लस 8 134। तो आंसर 1344 कुल विद्यार्थी, दूसरा वाला विकल्प है। कंफर्म सबके? नेक्स्ट आइए फिर अगला क्वेश्चन इनका नोट हो गया ना? देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड, अभी यही होमवर्क में था कि वर्गों का योग, सेम यही रिपीट कंप्लीट। इसका आंसर कितना आया था? 14। शुरुआत है वहीं से की है हम लोग, ये किसी और एग्जाम में रिपीट था, यहाँ भी रिपीट हो गया। 14 तीसरा विकल्प है, यही आया था अभी। तो ये इसको आप देखो तो यहाँ हम लोग शुरू किए हैं, ये 39 नंबर क्वेश्चन, यही सेम था, 14 है। क्लियर है ना? इस पे चर्चा करने की जरूरत हमें नहीं है। ये 43 आपका समझ लो हो चुका है। आप आ जाओ, आप अगले क्वेश्चन नंबर 44, इसको आप देखो।
लग गया। आइए देखा जाता है इनको। इस क्वेश्चन में एक धनराशि सुमन, अमन और गगन के बीच 3, 7, 11 के अनुपात में बांटी जाती है। मतलब 3 लोगों के बीच बांटा जा रहा है, सुमन, अमन और गगन के बीच 3 संबंध 7 संबंध 11 के अनुपात में। और आगे इन्होंने क्वेश्चन में लिया था कि यदि सुमन के हिस्से का 24% 1080 है, सुमन का हिस्सा नहीं 1080 है, ये कह रहे सुमन के हिस्से का 24% 1080 है, तो अमन और गगन को प्राप्त धनराशियों में अंतर बताना है। ये क्वेश्चन है आपका। तो अनुपात में अगर आप देखो तो सुमन, अमन और गगन 3, 7, 11 का अनुपात है। इसका मतलब हुआ कि अनुपात के हिसाब से सुमन का हिस्सा अगर 3 रुपया होगा तो अमन का हिस्सा 7 रुपया और गगन का हिस्सा 11 रुपया। अब इन्होंने आगे क्वेश्चन में लिख दिया कि सुमन के हिस्से का 24% 1080 है, तो सुमन का हिस्सा 3 है, उसका 24%, तो 3 का 24% मतलब 24/100, ये बराबर है 1080 के। ये आपका क्वेश्चन कि सुमन के हिस्से का 24% 1080 है, तो सुमन का हिस्सा अनुपात में 3 है, 3 का 24% बराबर 1080। अब पूछा गया हमसे कि अमन और गगन को प्राप्त धनराशियों में अंतर। तो अनुपात में आप देखो अमन और गगन का 7 और 11 है, तो इसमें कितने का अंतर है? 4 का, यानी 4 बराबर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 गुणे 1080 और बटे में आपका ये पूरा हिस्सा नीचे आ जाएगा 3 गुणे 24 और बटे 100 जो है वो बटे के नीचे बटा है तो पलट जाएगा, ऊपर गुणे 100 हो जाएगा। ये 24/100 यहाँ नीचे रहेगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसे आप हल्का सा कैलकुलेट कर लो। तो 3 से इनको पहले काट दे रहे हैं, 3 त्रिक का 9, 3 छक्का 18, 0, 12 से एक राउंड, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 30 और 2 से 30 को काट दो आप 15, तो 15 गुणे 4 60 गुणे 100, 60 गुणे 100 माने 6000। तो अमन और गगन के हिस्से में कितने का अंतर होगा? 6000 का। और आप देखो दूसरा वाला ऑप्शन है कंफर्म। समझने में दिक्कत? तो आइए अगले क्वेश्चन पे फिर। इसको नोट करिए, ट्राई करिए, एसएससी का क्वेश्चन है ये। नोट हो गए? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। इसमें लिखा गया एक मेले के प्रवेश टिकट के मूल्य में 3 संबंधे 5 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7 संबंधे 2 के अनुपात में कम हो गई है। मतलब क्वेश्चन में कहा गया कि मेले का जो प्रवेश टिकट का मूल्य है वो 3 संबंधे 5 के अनुपात में वृद्धि कर दिया गया, जिससे मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7 संबंधे 2 के अनुपात में कम हो गई। तो पूछा जा रहा है कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई है। तो इसको एकदम सिंपली आप वर्क कर सकते हो कि प्रवेश
का मूल्य 3:5 के अनुपात में वृद्धि किया गया। इसका मतलब हुआ क्या कि अगर मेले में प्रवेश टिकट जो लगता था उसका दाम अगर पहले 3 रुपया था पर टिकट, तो उसे बढ़ा के 5 रुपया पर टिकट कर दिया गया। प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:5 के अनुपात में वृद्धि हुई है, यानी टिकट का दाम 3 रुपया से 5 रुपया हो गया, दाम बढ़ गया टिकट का। और ऐसा होने से सारा मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:2 के अनुपात संख्या घट गई। किस अनुपात में? 7:2 के अनुपात में। इसका मतलब अगर पहले 7 लोग आते थे मेले में, तो अब कितने लोग आ रहे हैं? 2 लोग। तो इससे पूछा जा रहा कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। अब देखो, जब टिकट का दाम 3 रुपया था शुरू में, 3 रुपया पर टिकट, तो मेले में 7 लोग आ रहे थे, मतलब 7 टिकट बिकता। तो 3 रुपया के हिसाब से 7 टिकट बिकता, तो मेला प्रशासन को 3 सते 21 रुपया की आमदनी होती। शुरू में जब टिकट का दाम 3 रुपया, 7 लोग आएंगे तो 7 टिकट बिकेगा, तो 3 सते 21 रुपया मिलेगा। और जैसे उन्होंने टिकट का दाम बढ़ा के 5 रुपया कर दिया, तो अब कह रहा 2 ही लोग आ रहे हैं, तो जब 2 ही लोग आएंगे तो 2 ही टिकट बिकेगा। तो 5 रुपया के हिसाब से 2 टिकट बिकेगा, तो कितना मिलेगा? 5 दूना 10 रुपया। तो 1:10 का अनुपात हो गया। तो कमी हुआ कि वृद्धि हुआ? कमी हो गया भाई। पहले 21 रुपया मिलता था मेले प्रशासन को, अब 10 रुपया मिलेगा, तो 21:10 के अनुपात में कमी हो गई। तो अब ऑप्शन आप देखो, 21:10 के अनुपात में कमी हुई, तीसरा वाला विकल्प है। ठीक है ना? मतलब क्वेश्चन एकदम सिंपली आप लगा सकते हो, वो पूरा लगाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। पूरा लगाना तो इसका किताबी सोल्यूशन देखोगे तो पूरा भरेगा बोर्ड, बहुत लंबा है। सीधे वहीं से देख लो किस अनुपात में टिकट का दाम बढ़ा, तो टिकट का दाम 3:5 के अनुपात में कम हो गए। मतलब पहले अगर 7 लोग आते थे तो अब 2 लोग आ रहे हैं। तो जब टिकट का दाम 3 रुपया था, 7 लोग आते, 3 सते 21 रुपया मिलता, और जैसे 5 रुपया किया, 2 ही लोग आए तो 5 दूना 10 रुपया मिला। तो 21:10 के अनुपात में कमी हुई है। कंफर्म? तो नेक्स्ट लिखिए फिर अगला क्वेश्चन। अभी इस पे और क्वेश्चन चाहिए, कुछ आगे पीछे हुआ है, और या तो ये टाइप पहले ही आना था। एक मिनट जरा रुक जाओ, उस टाइप से ही कुछ क्वेश्चन और कुछ स्लाइड्स में आगे पीछे है। ये कुछ क्वेश्चन नंबर में थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। ये देखो उसी टाइप पे ये क्वेश्चंस हैं पहले। इसको आप नोट करिए। सेम पिछला ही पैटर्न दिख रहा है ना? तेजी से इसका आंसर लिखिए अपना अपना। लग भी गया? आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा कि एक नियोक्ता, नियोक्ता मतलब नौकरी देने, पूरे विश्व की सबसे बड़ी नियोक्ता भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। मतलब इंडियन रेलवे में जितने कर्मचारी हैं विश्व के किसी भी कंपनी में नहीं है। हाँ ना, विश्व की सबसे बड़ी नियोक्ता भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे है।
ठीक है, तो वही नियोक्ता की बात है, मतलब जो नौकरी दे। तो कह रहा है एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है, तो परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर दिया। 8:5 के अनुपात में कमी करने का मतलब क्या हुआ कि अगर पहले 8 कर्मचारी थे तो अब कितने, 5 है, 3 को निकाल दिया। और ऐसा करने के बाद कह रहा उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ाने का मतलब हुआ कि अगर पहले एक कर्मचारी को 7 रुपया वेतन देता था तो अब कितना देगा, 9 रुपया। तो पूछा जा रहा परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा। तो अब आप देखो, जब उसके वहां 8 कर्मचारी थे शुरू में, तो शुरू में पर कर्मचारी 7 रुपया वेतन देता है अनुपात के हिसाब से। तो अगर एक कर्मचारी को 7 रुपया वेतन देता और कुल 8 कर्मचारी हैं तो कुल वेतन 8 सते 56 रुपया देना पड़ेगा उसे। और जब कर्मचारियों की संख्या घटा के 5 कर दिया तो अब हर कर्मचारी को 9 रुपया वेतन दे रहा है, तो कुल वेतन 5 गुणे 9 यानी 5 9 45 रुपया होगा। तो 56/45 कुल वेतन हो गया, कमी हो गई 56 से 45। तो अब ऑप्शन आप देखो 56/45 के अनुपात में कमी दूसरा वाला है। ठीक है ना, डाउट कोई? नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे। अभी ये फिर वही मामला है। अभी इसी पैटर्न पे 2 क्वेश्चंस और लेने हैं आपको। ये उसी पैटर्न कॉन्सेप्ट का है, उससे एक स्टेप आगे है ये। नोट हो गया, जल्दी रहे थोड़ा। आइए, अब ये पिछले वाले क्वेश्चन के ही पैटर्न पे है, बस उससे एक स्टेप आगे है। इसमें लिखा हुआ है कि 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी का किराया 4:1 के अनुपात में है। मतलब 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी का जो किराया है वो 4:1 के अनुपात में, और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। किराया 4:1 के अनुपात में है और यात्रियों की संख्या 1:40 के अनुपात में है। और आगे इन्होंने बता दिया कि यदि कुल किराए के रूप में 11,000 रुपया लिए जाते हैं तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से ली गई राशि कितनी होगी। प्रथम श्रेणी वाला बताना है। तो अब आप देखो, प्रथम और द्वितीय श्रेणी का किराया 4:1 के अनुपात में है। मतलब प्रथम श्रेणी में अगर टिकट 4 रुपया का मिलता है तो द्वितीय श्रेणी का टिकट कितना है, 1 रुपए का। प्रथम और द्वितीय श्रेणी का किराया है 4:1 के अनुपात में, और इनसे यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। मतलब प्रथम श्रेणी में अगर एक यात्री यात्रा करता है तो द्वितीय श्रेणी में 40 हो।
ये समझ लो जनरल बोगी की तरह भर गए पूरा उसमें, और जहाँ टिकट का दाम ज़्यादा है वहाँ एक ही व्यक्ति जा रहा है। तो अब इससे रेलवे को आमदनी क्या होगी? तो जहाँ प्रथम श्रेणी का किराया आप देख रहे हो 4 रुपया है, एक यात्री जा रहा है, तो रेलवे की आमदनी 4 गुणे 1, एक ही टिकट बिकेगा 4 रुपया मिलेगा। 4 रुपया टिकट का दाम, एक ही यात्री गया तो 4 रुपया केवल, एक टिकट केवल बिका। और जहाँ टिकट का दाम 1 रुपया है द्वितीय श्रेणी में, वहाँ 40 यात्री जा रहे हैं, तो 1 रुपया के हिसाब से 40 टिकट बिकेगा तो कितना रुपया मिलेगा? 40 रुपया। तो 4:40 का अनुपात हुआ प्रथम और द्वितीय श्रेणी से लिया गया किराया। जो छोटा कर सकते हो आप, काट दो हल्का सा, 4 के अनुसार 40, यानी कुल संकलन 1:10 के अनुपात में होगा रेलवे को। यानी प्रथम श्रेणी के यात्रियों से अगर कुल 1 रुपया लेगा तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कुल 10 रुपया। तो कुल मिला के जो संकलन होगा ये 10 और 1 11 रुपया। और यहाँ क्वेश्चन दिया है कि कुल किराए के रूप में 11,000 लिया गया है, यानी हम कह सकते हैं अनुपात का 11 बराबर होगा 11,000 के, क्योंकि यहाँ दोनों मिला के 10 1 11 हो रहा है और वैसे 11,000 है, तो 11 बराबर 11,000। अब आगे पूछ लिया गया प्रथम श्रेणी के यात्रियों से ली गई राशि कितनी होगी। तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से ली गई राशि जो अनुपात में 1 है, यानी 1 बराबर, तो आपका 1 गुणे 11,000 बटे 11, 11 से 11,000 1,000 बार में कट जाएगा, 1,000 गुणे 1 1,000 होगा, तो आंसर सीधे 1,000, चौथा वाला ऑप्शन है। और यहाँ के बाद इसको ओरल भी कर सकते हैं कि भाई दोनों 10 और 1 मिला के 11 हो रहा है, वहाँ 11,000 दिया है, तो 11 का मान 11,000, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से यानी 1 का मान 1,000। द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से लिए गया किराया पूछता तो 10 था, 10,000 हो जाता। कंफर्म? कोई डाउट? तो नेक्स्ट आइए, इसी पे एक और क्वेश्चन। ये ऑटोमेटिक आ गया वहीं, पिछले ही पैटर्न पे है ये भी, ध्यान से आप लगाओ। आप ये सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, पिछला भी सीजीएल मेंस का ही था। हो गया? आइए, अब इसमें इन्होंने लिखा क्वेश्चन में कि जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई, टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ाई जा रही है, यानी टिकट का दाम अगर 11 रुपया था तो उसे बढ़ा के इन्होंने 12 रुपया कर दिया। और ऐसा करने से कह रहे हैं कि पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या, यानी पार्क में जो डेली आने वाले लोग थे दैनिक आगंतुक, इनकी संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाती है। गिर जाती है मतलब कम हो जाती है। तो पार्क में आने वाले लोगों की संख्या 8:7 के अनुपात में कम हो गई। टिकट का दाम 11:12 के अनुपात में बढ़ाने पर पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाती है, यानी कम हो जाती है। तो आगे कहा गया क्वेश्चन में कि यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात करें। ठीक है, तो अब आप देखो शुरुआत में
टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई और टिकट का दाम बढ़ने से पार्क में आने वाले लोगों की संख्या 8:7 के अनुपात में कम हो गई। तो इससे कुल संकलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले अनुपात उनका देखो। तो जब टिकट का दाम 11 रुपया था और शुरू में 8 लोग आते थे तो कुल संकलन 11 गुणे 8 यानी 88 रुपया का होता। और जैसे टिकट का दाम बढ़ा के 12 रुपया किया तो 7 लोग आए तो 7 टिकट बिकेगा, तो 12 सते 84 रुपया का संकलन हुआ। तो कुल संकलन 88:84 के अनुपात में कमी हो गई। अगर हमसे खाली अनुपात पूछा होता कि कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी, तो यही होगा। इसको छोटा कर सकते हो आप, 4 से एक राउंड काट दो 22 और 4 से इसको यानी टिकट में वृद्धि करने से पहले अगर दैनिक राजस्व टोटल डेली का 22 रुपया था तो वृद्धि करने के बाद कितना होगा, 21 रुपया। तो अनुपात में आप देख रहे हो कि 22 रुपया हो रहा है दैनिक राजस्व वृद्धि करने से पहले। और क्वेश्चन में दिया है कि वृद्धि करने से पहले जो दैनिक सकते हैं ये अनुपात के 22 का मान बराबर है 1,76,000 के, क्योंकि यहाँ वृद्धि करने से पहले का दैनिक राजस्व 1,76,000 है। अब पूछा जा रहा है कि कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात करिए। तो वृद्धि करने के बाद अनुपात में दैनिक राजस्व 21 यानी 21 बराबर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 21 गुणे 1,76,000 और बटे आपका 22 और 22 से 22 बटे 176 8,000 और 21 का 8,000 में गुणा कर लो आप, 0 तीनों बाकी 8 के नाम 8 8 दूना 16 1,68,000 और 1,68,000 का विकल्प कंफर्म। वही जो रेलवे वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये भी है, उसी कंसेप्ट का, अनुपात से एक स्टेप आगे। तो मान लें ये पैटर्न क्लियर है सबको। इस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अच्छा है, एक और है उसको भी ले लो। तब पीछे हम लोग जो जहाँ थे उसको लिया जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का है, पिछले वाले कॉन्सेप्ट से ये भी है, बस लैंग्वेज इसका ध्यान देके आपको लगाना है। नोट करो, ट्राई करो, तेजी से देखो। रेलवे का क्वेश्चन है और रेलवे का जैसा एग्जाम जान ही रहे हो, शुरू हो गया है, परसों से स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग भी अपना नहीं चेक किए होंगे चेक कर लेंगे, एडमिट कार्ड वगैरह। ऐसा ना हो कि कहीं पहले दिन 27 को एग्ज़ाम हो और आप चेक ना करो छूट जाए, तो देख लेना, अपने अपने चेक कर लेना। लग गया? आइए देखा जाए। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। संख्या घटा रहा है और वेतन बढ़ा देगा 14:15 के अनुपात में। तो आगे क्वेश्चन में कुल वेतन बिल की राशि में अंतर जो मूलतः 1890 रुपया थे, उक्त दो परिवर्तन के बाद क्या होगी। मतलब कुल वेतन का जो बिल की राशि में है उसका अंतर बताना है कि कितने का अंतर हो जाएगा कुल वेतन में। और मूलतः 1890 यानी मूल वेतन 1890 है, तो उक्त दो परिवर्तनों के बाद अंतर वही कितना होगी ये बताना हमें। तो आप देखो कर्मचारियों की संख्या इन्होंने 9:8 के अनुपात में घटाया है। इसका मतलब अगर शुरुआत में 9 कर्मचारी थे तो अब 8 हैं, और ऐसा करने के बाद इनका वेतन इन्होंने
14:15 के अनुपात में बढ़ा दिया। मतलब अगर पहले 14 कर्मचारी थे तो अब 15 हो गए। तो कुल वेतन का कहानी क्या होगा? तो जब 9 कर्मचारी थे, एक कर्मचारी को 14 रुपया वेतन शुरू में देता था, तो कुल वेतन 14 गुणे 9 126 रुपया देता। और जैसे कर्मचारी घटा के 8 किया तो वेतन 15 रुपया कर दिया, तब कुल वेतन 15 गुणे 8 120 रुपया हो गया। यानी मूल वेतन पहले अगर कुल 126 रुपया देता था तो अब 120 रुपया देगा अनुपातिक रूप में। इसको थोड़ा छोटा कर लो आप, 6 से काट दो एक राउंड, 6 दूना 12, 6 क्रम 6 21 और 6 दूना 12 20, यानी 21 संबंधी 20 के अनुपात में है। यानी मूल वेतन अगर 21 रुपया था पहले कुल वेतन बिल की राशि, तो अब कितना हो गई 20। तो यहाँ अनुपात में मूलतः उसका स्टार्टिंग कुल वेतन 21 है और क्वेश्चन में मूलतः उसका स्टार्टिंग वेतन 1890 दिया हुआ है यहाँ। तो हम लिखेंगे कि अनुपात का 21 बराबर होगा 1890 के। और हमसे पूछा क्या गया है कि वेतन की राशि में अंतर बताना है, अंतर दोनों परिवर्तन के बाद। तो अंतर यहाँ देखो 21 से 20 हो गया तो कितने का अंतर है? 1 का, यानी 1 बराबर। अगर 21 बराबर 1890 है तो दोनों में अंतर यानी 1 का मान कितना होगा? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 गुणे 1890 बटे 21। अब 21 से इसको डिवाइड कर दो, सीधे 9 बार में कट जाएगा, 90 आएगा। तो आंसर है कि उपरोक्त दोनों परिवर्तन के बाद जो अंतर होगा वो 90 रुपया का होगा। और चौथा वाला ऑप्शन है। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट। अब ये पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन हमें अब वहां जहां से हम लोग बीच में कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया था उस पे चलना है। आप देखो कहां से आ गया था वो बीच में। चलो ये सब एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग कल देख लेंगे, रुपए सिक्के वाले हैं। इसके बाद अब जहां हम लोग आ गए हैं इसी को पहले कवर कर लेते हैं, तब उसको देखा जाएगा। जो होल्ड हुआ है। अब ये इसमें 2 क्वेश्चंस इसी के बाद वाले तुरंत आप देख लो पहले, मतलब ये जो सामने आपके है पहले इसी को आप देखो, यही पहले लगा लो। इस टाइप के 2 क्वेश्चन 58-59 हैं, तब वहां आते हैं हम लोग। देखा जाए इनको। आइए, अब इस क्वेश्चन में दिया है इन्होंने कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। जो हीरे का मूल्य है भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से हीरा 3 टुकड़ों में 6:8:11 के अनुपात में टूट गया। मतलब कोई हीरा था, बड़ा था हिस्सा, अब वो गिर के टूट गया 3 टुकड़ों में 6:8:11 के अनुपात में, और इस वजह से उसे 8,88,880 की हानि हो गई। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था ये बताना है। ठीक है, ये रियल में भी होता है, हीरा और सोने में यही डिफरेंसेज है।
जैसे सोना आप चाहे एकदम छोटा टुकड़ा लो 1 ग्राम का, और चाहे 1 किलो का, रेट में अंतर नहीं आएगा, रेट वही लगेगा। 1 ग्राम का रेट जो पड़ेगा वही रेट 1 किलो का भी पड़ेगा। हाँ, वजन उसका बढ़ेगा तो दाम बढ़ जाएगा, लेकिन रेट फिक्स रहेगा। लेकिन हीरे के साथ ऐसा नहीं है, हीरे का जितना बड़ा टुकड़ा लोगे उसका रेट भी ज्यादा लगेगा। अब उसमें वजन के साथ गुणा करोगे ज्यादा महंगा पड़ेगा, और जितना छोटा टुकड़ा लोगे वो रेट उसका कम लगेगा, मतलब सस्ते रेट पे वो मिल जाएगा। जैसे अंगूर के साथ कहानी होती है, अंगूर भी जो गुच्छे में रहता है वो फल वाले सब थोड़ा सा महंगा बेचते हैं, और अगर वही टूट टूट करके फैल गया रहता है, उसको जिसको कोई लेना नहीं चाहता है तो सस्ते में बेच देते हैं। मतलब 1 किलो देंगे जो गुच्छे से अलग है तो कम रेट में दे देंगे, और गुच्छे में है 1 किलो देंगे लेकिन उसका ज्यादा पैसा लेते हैं। तो वही कहानी हीरे के साथ भी होता है, रियल में भी होता है। जैसे रिंग वगैरह आप खरीदने जाओ, अगर सिंगल टुकड़ा हीरे का लगा है तो उसका रेट ज्यादा, काफी महंगा मिलेगा। और छोटे छोटे तमाम उससे अधिक वजन के बड़े हीरे लग जाए उसमें, लेकिन वो कम दाम में मिल जाएगा आपको, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, सस्ता पड़ जाता है, उसका रेट कम होता है। वही चीज ये कह रहा है कि हीरा जो है गलती से गिर करके 3 टुकड़ों में टूट गया, जिससे उसको नुकसान हो गया, क्योंकि रेट उसका सस्ता लग जाएगा। तीनों टुकड़ा जोड़ करके भी उतना दाम वो नहीं पाएगा, तीनों बेच के जितना 1 टुकड़ा में पा जाता। तो कह रहा कि मूल हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, ये बताओ आप। तो अब इनका रेट लगता कैसे उन्होंने बता दिया यहाँ इस क्वेश्चन के लिए, कि कैसे रेट लगता है, उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक सेम सिचुएशन। 6, 8, 11 के अनुपात में टूटा है, मतलब एक टुकड़ा 6 ग्राम का, तो दूसरा 8 ग्राम का, तीसरा 11 ग्राम का। तो अगर ये इकट्ठा रहता तीनों 6, 8, 11, तो तीनों जोड़ करके वजन कितना हो जाता, 11, 8, 19, 6, 25 होता। और जब वजन 25 ग्राम होता और मूल्य उसका वर्ग है, तो 25 का वर्ग 625 रुपया होता। अगर एक टुकड़ा रहा होता 25 ग्राम का सीधे, तो 625 रुपया अनुपात के हिसाब से उसका रेट लगता। लेकिन जब 3 टुकड़ा हो गया, तीनों को अलग अलग बेचेगा, तो जो उसका ग्राम 6 ग्राम का, उसका दाम 6 का वर्ग 36 रुपया मिलेगा, और जिसका 8 ग्राम का वर्ग 64 रुपया मिलेगा, और जो 11 ग्राम का टूटा उसका 11 का वर्ग 121 रुपया। वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो तब तीनों अलग अलग जब बेचेगा, तो इससे 36 रुपया, इससे 64 रुपया, इससे 121 रुपया, तीनों मिला के कितना रुपया मिलेगा जरा उसको देखो आप। ये तीनों जोड़ो, 6, 4, 10, 1, 11, और 2, 1, 3, 6, 9, 3, 12, 100, एक कैरी भी था ना, 221 रुपया। फिर से जोड़ लो, 1, 4, 5, 6, 11, 1, और 2, 1, 3, 6, 9, और 2, 6, 8, 3, 11, ये सीधे 64, 36, 100 प्लस 121, 221, ठीक है। तो 221 आ रहा, और इकट्ठा रहता तब कितना आ रहा, 625 आ रहा है। तो नुकसान हो गया नहीं हो गया, 625 के बजाय 221, तो कितने का हानि हुआ, घटा दो अब। 5 से 1 4, 2 से 2 0, 6 से 2 4, 404 की हानि हुई। अनुपात के हिसाब से 404 की हानि हो रही है, और क्वेश्चन में दिया 88,880 की हानि हुई है। तो हम 404 बराबर लिख सकते हैं 88,880, है ना। तो अब क्या पूछा है, हीरे का वास्तविक मूल्य, वास्तविक मतलब शुरुआती, इकट्ठा जब था, यानी 625 बराबर। तो बस 625 गुणे 88,880 और बटे 404। अब इसको कैलकुलेट करने की हमें जरूरत है। तो 4 से एक राउंड अगर डिवाइड कर दें पहले, 4 क्रम 4 0, 4 क्रम 4 101 होगा, और इसको 4 से काट दो आप, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 0, यही ना। अब इसको 101 से सीधे डिवाइड करें, 101 से आप डिवाइड करोगे 2 बार, 202 होगा, फिर 2 बार 202 होगा,
220 आएगा। और अब बस इनको गुणा कर लेते हैं हम। 625 का 220 में जीरो, 22 पच्चीस 110 को जीरो, 11 22 दूना 44 प्लस 11 55, 5 और 22 छक्के 132 प्लस 5 137। तो 1,37,500 चौथा वाला ऑप्शन। ठीक, कोई डाउट? तो सेम इसी पे एक क्वेश्चन और है, तेजी से उसको भी देख लो आप। नोट हो गया कि नहीं? तो आइए, कंप्लीट इसी पे है, देखो आप तेजी से अपना खुद लगाओ कि होमवर्क कर दें इसको। ठीक है, इसको लगा डालिए पूरा का पूरा, घर से लगा के लाना है। और जो लोग वीडियो पे हैं वो कमेंट में डालें इसका आंसर एज ए होमवर्क। सेम पिछले पूरे पैटर्न पे है, तो आप लोग तेजी से नोट कर लो इसको।